नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर और 10 अक्टूबर। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और दोस्तों, हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों, किस तिथि को? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन अगला है जो आपका 26 जून 1959, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949, जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निरोग में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, निरोग शब्द में विसर्ग संधि है। कौन सा दोस्तों? विसर्ग संधि है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? तो दोस्तों, प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के लास्ट में जुड़ना। क्या दोस्तों? किसी शब्द के लास्ट में जुड़ना। तो दोस्तों, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों, ये है अक प्रत्यय। क्या दोस्तों? अक प्रत्यय, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विग है या ज्ञान है या बी है या अन है? तो दोस्तों, उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, क्या दोस्तों? किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर और उसका, तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों, ए होगा बी। क्या दोस्तों? बी उपसर्ग होगा, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो दोस्तों, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, चौराहा शब्द में द्विगु समास है। कौन दोस्तों? द्विगु समास है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो दोस्तों, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कौन कौन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं 2। कितने आप होते हैं दोस्तों? होते हैं 2। कौन कौन दोस्तों? एक होता है आपका एक वचन और दूसरा जो होता है दोस्तों द्विवचन। यही हिंदी भाषा में 2 वचन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो दोस्तों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु या कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। क्या दोस्तों? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों, बताइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं 2। कितने दोस्तों? 2 होते हैं। कितने दोस्तों? 2 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। क्या दोस्तों? भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, क्या है पर्यायवाची? सरिता है, गंगा है या यमुना है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों, भागीरथी का जो पर्यायवाची होगा
वो क्या होगा दोस्तों? गंगा होगा। क्या दोस्तों? गंगा होगा। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। तो दोस्तों सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है? वीरता का प्रदर्शन करना, या पराजय स्वीकार करना, या मरने के लिए तैयार हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसका विकल्प सी होगा, यानी मरने के लिए तैयार हो जाना। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है अस्थाई भावों की कुल संख्या है। तो दोस्तों अस्थाई भाव की कुल कितनी संख्या है? 9 है, 10 है, 11 है, या 12 है। तो दोस्तों अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 होती है। कितने दोस्तों? 9 होती है। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो दोस्तों शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है, या निर्वेद है। तो दोस्तों शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। क्या दोस्तों? निर्वेद होता है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रस? श्रृंगार रस को, या रौद्र रस को, या करुण रस को, या वीर रस को। तो दोस्तों किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन है भक्ति, वात्सल्य, और शांत, या करुण। तो दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ए है शांत। कौन सा है दोस्तों? शांत जो है हिंदी साहित्य का 9वां रस है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, या हास्य रस को, या वीर रस को, या शांत रस को। तो दोस्तों किस रस को रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। क्या दोस्तों? श्रृंगार रस को। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है। तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9, 33, 16, या 63। तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, या ये सभी। तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है सममात्रिक छंद। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में जो है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो दोस्तों छंद जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन होते हैं। अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोहे और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोस्तों दोहे और रोले के क्रम को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरि, गीतिका, या कुंडलिया, या सवैया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा बनता है? तो दोस्तों ये कुंडलिया बनता है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, या यमक अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों वो होगा यमक। कौन सा दोस्तों? यमक। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा
किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर और क्या है सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। कौन दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, महादेवी वर्मा या निराला को? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मैथिली कोकिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई या हेमचंद को? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो दोस्तों मृगनयनी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है आपका उपेंद्र नाथ, यशपाल, जयचंद्र या वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका कौन सा होगा? तो दोस्तों ये होगा वृंदालाल वर्मा, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, रामधारी सिंह दिनकर को या केशवदास को? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है केशवदास को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है गोदान किसकी कृति है? तो दोस्तों गोदान किसकी कृति है? तो दोस्तों गोदान किसकी है? तो दोस्तों गोदान मुंशी प्रेमचंद की कृति है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो दोस्तों हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला है या सत्यवती है या चंद्र किरण या चंद्रकांता है? तो दोस्तों इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसका विकल्प ए सही जवाब होगा, यानी बंग महिला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कमल का सिपाही क्या है? तो दोस्तों कमल का सिपाही क्या है? ऑप्शन है आत्मकथा है या रेखा चित्र है या स्मरण है या जीवनी है? तो दोस्तों कमल का सिपाही क्या है? तो दोस्तों ये है जीवनी। क्या है दोस्तों? जीवनी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो दोस्तों किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए सुमित्रानंद पंत, क्या दोस्तों? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या महादेवी वर्मा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुमित्रानंद पंत जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो दोस्तों तुलसीदास जी ने अपनी किसका किया है? तो दोस्तों ये किया है, क्या है दोस्तों? शिव का, कर्ण का, राम का या विष्णु का? तो दोस्तों तुलसीदास जी ने किसका किया है? तो दोस्तों ये राम का, किसका दोस्तों? राम का, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों किस कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रैदास हैं या मूलक दास हैं या गुरु नानक जी हैं या कबीर जी हैं? तो दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है रैदास, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि हैं? भरत भूषण अग्रवाल हैं, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुमित्रानंद पंत हैं, जिनको क्या छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की है, रीतिकाल की है या भक्ति काल की है या आधुनिक काल की है? तो दोस्तों 21 काल की है। तो दोस्तों ये है आदिकाल की। किस काल की दोस्तों? आदिकाल की पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहारी ने क्या लिखे? तो दोस्तों बिहारी ने क्या लिखे? पद लिखे या दोहे लिखे या चौपाई या कविता? तो दोस्तों इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो दोस्तों बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने दोहे लिखे, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका नाभादास, रस खान, नंददास या अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट जवाब होगा विकल्प डी, यानी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है क्या? दोस्तों एक बार, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक बार और पढ़िए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन है मीराबाई, कबीरदास, जयसी या तुलसीदास। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट जवाब होगा कबीरदास, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ईदगाह के रचनाकार हैं। तो दोस्तों ईदगाह के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ईदगाह का रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये है प्रेमचंद। क्या है दोस्तों? प्रेमचंद। और दोस्तों पूछता है कि ये ईदगाह जो है क्या है, उपन्यास है या कहानी है? तो दोस्तों ईदगाह क्या है? कहानी है, यानी इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राम दरबारी के रचयिता हैं। तो दोस्तों राम दरबारी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रही मासूम रजा, श्री लाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये होगा श्रीलाल शुक्ल, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों राम दरबारी जो है ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए आप लोग किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को या आधुनिक काल को। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है भक्ति काल को। क्या दोस्तों? भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और यारों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए रामचरितमानस में कितने कांड है? 4, 5, 7 या 8? तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। क्या दोस्तों? 7 कांड है। और दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन कौन कांड है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सरापा को,
पुष्पदत्त को, अब्दुल रहमान को या स्वयंभू को? तो दोस्तों किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है स्वयंभू को, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है। तो दोस्तों रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है या ब्रज भाषा है या अवधी है? तो दोस्तों रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। क्या है दोस्तों? अवधी है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता है। दोस्तों क्या साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता है? कबीरदास, जयसी, मीराबाई या रसखान? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार जो है दोस्तों वो है कबीरदास। कौन दोस्तों? कबीरदास। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अशोक के फूल के रचनाकार है। तो दोस्तों अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है दोस्तों कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों अशोक का फूल एक क्या है दोस्तों? उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ये है निबंध संग्रह। और दोस्तों इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा हजारी प्रसाद। क्या दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के निबंधकार थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास की, केशवदास की, तुलसीदास की या जयसी की? तो दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है क्या है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसी की है। क्या दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्दंड, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है तो दोस्तों वो है उदंड मार्दंड, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343, ऑप्शन है अनुच्छेद 345। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा 343, यानी क्या दोस्तों? अनुच्छेद 343, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक प्रश्न छूट गया है दोस्तों, ऊपर देखिए इसको। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसको। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो दोस्तों क्या कहा है? ऑप्शन है आदिकाल, ऑप्शन है चरण काल, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका वीरगाथा काल, ऑप्शन डी है सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब होगा विकल्प सी, यानी वीरगाथा काल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।